हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज। हाँ जी, आज तक हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th वालों के लिए और 10th वालों को हमने कंप्लीट मैथमेटिक्स वगैरह जो है कंप्लीट करा दिया और अब जो है उनके एग्जाम भी खत्म हो चुकी है। तो अब क्योंकि 10th के एग्जाम खत्म हो गए तो बच्चे अपने 9th वाले, तो आज यूट्यूब पे पहली बार है ना, पहली बार मैं क्लास 9th के लिए कोई सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 12, और वो भी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के एग्जाम से पहले कवर हो जाए। डन? ठीक है, तो चले इसी के साथ में अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठना, जो चीजें बताऊं उसे नोट डाउन करते रहना, ठीक है? अच्छा सर, इसमें मैं आपको क्या क्या प्रॉमिस कर पाऊंगा? देखो, मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरे डेडिकेशन के साथ एक बार शुरू करना, एंड तक देखना बिना रुके, ठीक है? और सारे लेक्चर के जितने भी चीजें पॉइंट्स लिखवाई जाए, हर एक चीज के आप नोट्स खुद से बनाना। हालांकि आपके इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, बट स्टिल हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट वंस, क्योंकि अगर तुम खुद से लिखोगे तुम्हें चीजें याद रहेंगी, समझे? तो एक एक पॉइंट जो भी मैं आपको लिखूंगा चीजें आप नोट डाउन करते रहें और एक प्रॉपर नोटबुक बनाना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें यही नोट्स पढ़ने में काम आएंगे, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें यकीन दे रहा हूं कि अगर तुमने सारे नोट्स वगैरह ढंग से लिखे और सारे पढ़ लिए तो एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे यार, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ में शुभारंभ करते हैं, श्रीगणेश करते हैं अपने आज के इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th मैथमेटिक्स गुजरात बोर्ड। डन? चलिए शुरू करते हैं। तो वन शॉट लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर में अपन पूरा खत्म करने वाले हैं, कोई ब्रेक वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है? आप ब्रेक नहीं ले सकते, बिल्कुल आपको लेना नहीं चाहिए, ठीक है? ब्रेक तो मैं ले नहीं सकता, तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। अरे ब्रेक नहीं लोगे, ब्रेक ले लोगे तो फ्लो टूट जाएगा भैया। आ जाओ, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में तुम्हें कुछ चीजें बता दूं। देखो भैया, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं सर, इतने सारे मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, पहले में इंट्रोडक्शन मिलेगा, इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, कैसे आए, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, मतलब आप नंबर को डिवाइड करके पॉइंट में कैसे लेके आओ और पॉइंट वाले नंबर को वापस फ्रैक्शन में कैसे बना दोगे आप, ठीक है? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, ये क्या है? मतलब रैशनल नंबर्स को जोड़ोगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, एंड लास्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट वाला, 7 नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? अब वही 9th में उसका एंड करने का वक्त आ गया, 9th में आप उसको कंप्लीटली खत्म करेंगे, ठीक है? और पता चलेगा आपको एक नया और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सर अंडर रूट के अंदर 4 रखने पे आंसर 2 क्यों आ जाता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सर क्यूब रूट के अंदर अगर मैं 512 रख देता हूं, ठीक है, फिर क्यूब रूट के अंदर मैं 64 रखता हूं, तो सर इसका आंसर जो है 4 कैसे आ जाता है, ठीक है? तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पे आज देखने के लिए मिलेंगे। सर वो भयंकर नंबर रहते हैं, इतने बड़े बड़े पावर आ जाते हैं, 2/3 उसका पावर आ गया, 7/11 आ गया, कैसे करेंगे वो सवाल, मैं बताऊंगा ना, ठीक है? तुम्हारा काम क्या, तुम बस ध्यान से देखते रहो, है ना, और पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हें लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। सर ये मिसलेनियस क्या होता है? मिसलेनियस क्या होता है? देखो, मिसलेनियस मतलब कुछ ऐसे सवाल जो आपके है ना किसी टॉपिक में नहीं आ रहा, बट उनको हमें करना चाहिए ना। जैसे आपने याद है वो क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन अलग से मैंने सेलेक्ट कर रखा है, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा आप लोगों ने। अंडर रूट एक्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर, जैसे रूट 9.3 आ गया, रूट 3.5 आ गया, कैसे करेंगे, वो चीजें अपन इसमें सीखने वाले। डन? शुरू करें। पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया है ना, हमने चैप्टर का रोड मैप हो गया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन। अब देखो भैया, अगर तुम आज से ये सीरीज ज्वाइन कर रहे हो हमारे साथ में, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं और वो तुम्हें बातें फॉलो करनी होगी। मैं अगर ये चीज स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए ना। क्या क्या एक्सपेक्टेड नॉलेज मैं तुम्हें मान के चल रहा हूं कि तुम्हें जो है मिनिमम 1 से लेके 20 तक टेबल्स याद हो, साथ ही साथ तुम्हें 22 का और प्लस 25 का ये 2 टेबल अलग से याद हो। 1 से लेके 20 तक टेबल याद करना, 22 का और 25 का टेबल याद करना। 22 का अगर अभी नहीं होगा चल जाएगा, 22 का टेबल तुम्हें चैप्टर नंबर 11 में जरूरत पड़ेगी, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे ना, तब तुम 22 का टेबल याद कर लेना, तब बहुत काम आएगा, समझे? और 25 का टेबल तो याद होना ही चाहिए दोस्त। तो सर ये क्या था, ये टेबल्स था, तो यहां लिख दीजिए टेबल्स। अच्छा, और क्या क्या चाहिए सर? आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स याद होने चाहिए सर? आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेकर 32 तक मिनिमम, क्योंकि अब आप 9वीं कक्षा में आ गए और उसकी भी एंडिंग में, थोड़ी देर बाद आप 10वीं में आ जाओगे, तो 10वीं में जब आप आ जाओगे तो ये सब चीजें आनी बहुत 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 जरूरी है, ठीक है? यहां तक अगर आपको याद होता है तो आपकी 12वीं नहीं पढ़ जाएगी इतने में, तो कोई इसके आगे आपको नहीं पढ़ना होगा।
ठीक है। और लास्ट आपको पढ़ने होंगे क्यूब्स। सर ये क्यूब्स कहां तक पढ़ना है? ये मैं पढ़ना है 1 से लेके 12 तक, बस इतना कर लेना। ये सारी चीजें अगर तुम करके रखते हो तो आगे की चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान रहे, अगर मैं ये चीजें बोल रहा हूँ इसका मतलब ये कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तुम्हें बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो अगर ये चीजें तुम्हें नहीं आती है, ठीक है, तो अगर नहीं आती है तो क्या करेंगे सर? नहीं आती है तो फिर फिलहाल तो देखो अभी तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा फिलहाल। हाँ, वेकेशंस में जैसे मैंने आपको बताया था, वेकेशंस में हम कुछ अच्छा सा फंडामेंटल्स रखेंगे, ठीक है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आपके सभी बेसिक्स वगैरह क्लियर कर दिए जाएंगे, जो आपने जो बचपन में जो भी पढ़ा था ना, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। डन सर? चलो, तो मेरी डिजाइनिंग, मेरी कलाकारी पूरी हुई, देखो कैसी लग रही, खूबसूरत है, रहेगी ना यार, इतनी मेहनत करी है, 2 बार मिटाया मैंने इसको। चलो, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। सर ई का है, ई तो देखो हमने पहले से बना के रखा है तुम्हारे लिए, तुम बस देखते जाओ। देखिए, तो नंबर्स में आपको देखना होगा कि नंबर्स 2 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, ठीक है। और पहला तो आपका है ना, इसमें एक रियल और इमेजिनरी आता है, बट मैंने रियल और इमेजिनरी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि रियल इमेजिनरी नंबर आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है, तो हम सीधा अगले इंक्लूड करेंगे रियल नंबर्स। तो ये बेसिकली आप बात कर लो, ये नंबर्स के ऊपर आप लिख लो कहीं पर रियल, है ना, ये लिखे हुए हैं आपके रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, रैशनल, इरेशनल, क्लियर? अच्छा, रैशनल नंबर में से अगर तुम इंटीजर्स को, है ना, और डेसिमल्स को अगर तुम बाहर निकाल दो, डेसिमल्स को बाहर निकाल दो, डेसिमल का सर 2.1, 2.2, 2.3, इनको अगर तुम बाहर निकाल दो तो बाकी जो बचा हुआ नंबर होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपके नंबर लाइन पे लिखा हुआ है सर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो आपको याद है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से 2.9 तक, तो अगर ये नंबर्स में यहाँ से निकाल दूं, है ना, तो यहाँ पे जो यहाँ पे केवल 2 बचे और 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जाए, तो ये जो सेट बनेगा इसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। डन? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसी इंटीजर से अगर तुम नेगेटिव नंबर को निकाल दो, तुम्हें मिल जाएगा होल नंबर। होल नंबर जो 0 स्टार्ट होता है, क्योंकि सारे के सारे माइनस होल नंबर मैंने माइनस कर दिए, तो यहाँ क्या बचा? 0 से स्टार्ट हुआ, 0 स्टार्ट हुआ मतलब होल नंबर। होल नंबर में से अगर तुम 0 निकाल दोगे तो बचेगा नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट 1, 2, 3 से होगा। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। और नेचुरल नंबर्स में अगर तुम 1 को साइड कर दो तो जो बचा हुआ पूरा नंबर है वो प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सर ये प्राइम कंपोजिट क्या होता है बताऊं? देखो प्राइम क्या होता है, तो भैया जी प्राइम होता है ऐसे नंबर जो किसी और के यहां मुंह मारने नहीं जाते। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना, ऐसे नंबर जो किसी और के यहां मुंह मारने नहीं जाते। तो सर कंपोजिट क्या होते हैं? जो किसी और के यहां मुंह मारने जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है। सर ये मुंह मारना कुछ समझ नहीं आया, देखो मैं तो बताता हूं, ये वो मुंह मारना नहीं जो तुम सोच रहे हो ना, नंबर्स टेबल्स की भाषा में तो समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब मेरे साथ तुम भी टेबल मत पढ़ो, मतलब नंबर मत गिनो। 13, मुझे पता तुम्हें आता है, 14, 15, 16, 17, सर कहाँ तक लिखोगे? 18, 19, 20, देख लो 21, 22, 23, यहां तक लिख दिया मैंने। अब बताओ सर कंपोजिट और प्राइम क्या होता है? देखो सबसे पहली चीज, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम कहते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, इसलिए मैंने कहा किसी और के हम मुंह नहीं मारते, मतलब सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। और 1 के टेबल में, 1 तो एक्सेप्शनल, 1 को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना, 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, इसलिए 1 को मैं साइड में हटा दे रहा हूं। बचा क्या? 2। भाई साहब 2 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 4 आता है। 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 किसी के टेबल में नहीं आता। 6 आता है, 7 नहीं आता। 8 देखो 4 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 9 3 के टेबल में आएगा। 10 2 के टेबल में, 5 के टेबल में भी आएगा। 11 किसी के टेबल में नहीं आता। 12 3 के, 4 के, 6 के, है ना। 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा। 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, लेकिन 18 फिर आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 नहीं आएगा। तो जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया वो सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, और जिनको मैंने सर्कल किया वो आपके कंपोजिट नंबर है। सर ई का है? ई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब उसमें नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना ही मेल है ना ही फीमेल है, एग्जैक्ट वैसा यही है। तो इसे हम बोलेंगे सर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, समझे मेरे बालक? चलो बहुत बढ़िया, तो ध्यान से समझते रहना महारथी। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो अंडरलाइन है वो प्राइम है, जो सर्कल है वो कंपोजिट है, ठीक है। अब ऑड इवन तो मैं मान के चलो तुम्हें आना चाहिए, अगर ऑड इवन नहीं आ रहा भैया कोई हक नहीं है तुम्हें पढ़ने का, रहने दो तुम। ऑड इवन तुम्हें पता होना चाहिए, 9वीं क्लास में आ गए हो तुम। अब देखो ध्यान से सर, अब क्या बाकी रहेगा? अब इसको ध्यान समझना। अगर मैं प्राइम नंबर सारे ले लिए, कंपोजिट नंबर ले लिए और 1 मिला दिया तो क्या बन गया? देखो कंपोजिट प्राइम 1 मिला दिया, नेचुरल नंबर में 0 मिला दूंगा, ठीक है।
मतलब हमारे पास जो नेचुरल नंबर की यहाँ पे डंडा था, यहाँ पे 1 से काउंट किया हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 को ढंग से लिखो भैया, ये लिख दिया सर 5 6 7 एंड सो ऑन। एक काम करो सर, इसमें जीरो मिला दो, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो मिलाऊंगा तो जीरो के मिलाने से जो नंबर सेट बन गया इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका होल नंबर। क्या बात समझ में आई? ये यहां तक था तो ये क्या बन रहा था, ये यहां तक था तो इसे कहते थे अपन नेचुरल नंबर। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अब जब समझो इस होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर मिला दूं, मतलब ये कि सर यहां से अपन ऐड कर ले -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो ये जो आपके सामने जो नंबर सेट बन के आएगा, जो ये नंबर सेट बन के आएगा यहां से लेकर कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या मेरी बात ये भी क्लियर है? ये हो गए आपके इंटीजर्स। सर अब क्या करोगे? अब देखो एक और रास्ता क्या है, अगर तुम ये इंटीजर तो बन गया, अब डेसिमल्स, अगर तुम इसके जो पॉइंट वाले नंबर्स तुम इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो तो ये जो कंप्लीट सेट बन जाएगा उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और सर इरेशनल नंबर क्या होता है, वो तो हमारा अगला टॉपिक है, वही पढ़ेंगे वहां पे। क्लियर है क्या रैशनल नंबर तक? ये चीज अपने यहाँ पे क्लियर होगी। ये हमारा नंबर सिस्टम है, ध्यान रखना। ये जो प्राइम कंपोजिट जो मैंने बताया आपके 10th क्लास के पहले चैप्टर में मिलेंगे, और जे तुम्हें ये नहीं आया ना, ठीक है, पढ़ लेना ना। प्राइम कंपोजिट पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जो किसी के यहाँ मुंह नहीं मारते हैं, कंपोजिट नंबर जो हर जगह मतलब दूसरे घर में मुंह मारते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर जो केवल खुद के और 1 के टेबल में आए, मतलब 1 को तो हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, 1 से हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं जो खुद के टेबल में आए। और कंपोजिट क्या, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको कंपोजिट नंबर होगा। आगे बढ़े क्या? चलो सर, बहुत ज्यादा लेट नहीं कर सकते। अब देखो कुछ सवाल मैं आपको सिखाता हूं। अब इसको करने के लिए एक तरीका बताता हूं, ध्यान सुनना। पहले तुम लिस्टिंग कर लो। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे नेचुरल, फिर नेचुरल के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे होल, फिर होल के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। डन। इंटीजर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रैशनल। क्लियर है? ठीक। और लास्ट में आता है आपके सबसे रियल नंबर, क्योंकि रैशनल में अगर तुम इरेशनल मिला दो तब जाके ये इरेशनल नंबर अलग ही कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं इसको साइड में लिख दिया मैंने। इन दोनों को जोड़ दूंगा तब जाकर रियल नंबर बनेगा, क्योंकि आखिरी में ना ये पूरा एक सेट बन गया। फिर ये पूरा बनाने के बाद ये फाइनल था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उटपटांग नंबर नजर आने लगे, सर ये कहां से आ गया। तो उन नंबर को हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, एक काम करो भाई, इसको भी एक काम करो, इन दोनों को एक झोरी में पैक करो, और जो बड़ा वाला जो बनेगा उसको हम रियल नंबर कह देते हैं, वरना यही फाइनल था। फिर बाद में ऐसे कुछ अटपटे नंबर, एकदम अजीबोगरीब नंबर आना शुरू हुए, तो वो नंबर तो क्या इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे थे, तो उस नंबर को अलग कैटेगराइज किया गया। फिर बाद में इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया कंप्लीट, कहते हैं एकदम महाकुंभ। ये महाकुंभ था, एक महासेट था नंबर्स का, जिसमें रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल सब कुछ आ गया, सब कुछ खत्म। उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा देखो, मैं तुम्हें ट्रू फॉल्स करना सिखाता हूं। इस टाइप के जो ट्रू फॉल्स आते हैं एग्जाम में, बड़ा घुमाते हैं यार, बिल्कुल मजा नहीं आता, है ना। अब देखो कैसे ट्रिक से अपन इसे करेंगे। तो ट्रिक क्या है सर, यहाँ पे बोला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इनका कहना है कि भैया दुनिया के जितने भी होल नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। जब भी तुम्हें उल्टी बात कह दे, उल्टी बात मतलब क्या होता है सर, अगर देखो तुम्हें पता है ग्रेविटी कैसे काम करती है, ऊपर से नीचे आती है, अगर तो ऊपर से नीचे आए तो ट्रू है, लेकिन अगर कोई तुम्हें बोल दे कि तुम नीचे से ऊपर जाओ, वो फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये कि होल नंबर को इंटीजर मतलब नीचे से ऊपर जा रहे, क्या हो गया ये, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर ये रैशनल नंबर, क्या हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ये चीज जो है सर ट्रू है। आगे लिखा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो इनके हिसाब से हर एक रैशनल नंबर जो वो इंटीजर है, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि ये रैशनल से इंटीजर मतलब नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे होना चाहिए, तो फॉल्स हो गया। फिर लिखा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, मतलब नेचुरल से आ गया होल पे, ऊपर से आ गया नीचे, मतलब ये हो गया ट्रू। फिर आगे एवरी इंटीजर जो होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो है होल नंबर है, तो भैया इंटीजर को होल नंबर बना दो। कैसे बनाएंगे सर, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा इंटीजर, इसको मैंने कर दिया होल नंबर, तो नीचे से मैं कहा गया, नीचे से मैं जा रहा हूं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। अब ये मैं कैसे मान लूं, देखो ट्राई करते हैं। तो रैशनल नंबर को होल नंबर करना है, मतलब यहां से जंप करना है सेकंड फ्लोर पे, नीचे से ऊपर, यानी फॉल्स। तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है, मुझे फॉल्स बोला तुमने, यहां तक आवाज आई, ठीक है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, अरे भैया एक से शुरू होता है नेचुरल नंबर, समझो मेरी बात, है ना, एक से नेचुरल नंबर शुरू होता है, तो एक से पहले क्या आता है, जीरो, सबसे छोटा होल नंबर आपका जीरो हो जाएगा, बात खत्म हो गई यहाँ पे, तो आंसर है जीरो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने इसका आंसर भी दे दिया मेरे से पहले, सच बताना, आंसर दे दिया था क्या, कमेंट करना, ठीक है। चलो, तो यहां तक ये वाला पार्ट अपना क्लियर है, ट्रिक में याद रखना, ठीक है।
अगर ये कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, और अगर नीचे से ऊपर जाने के लिए बोल दे तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं हम ट्रिक। कौन सी ट्रिक है सर? ये बड़ी सस्ती वाली ट्रिक है क्या? बहुत ही सस्ती ट्रिक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत काम की ट्रिक भी है। तो इसे हम कह देते हैं ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ये आपको याद रखेगा, ये आपको याद नहीं रखेगा, आप इसे याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़े अपन, चलो नेक्स्ट 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 व्हाट्स नेक्स्ट सर? तो हमारे पास है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सब 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर बताना, वो 6 बताना। इससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ 3 से 4 के बीच में, है ना, अगर कोई तुमसे पूछे, ठीक है, कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, चलो इसको अपन यहां पर डील करते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरा सवाल यह है कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, ये कहां करूं मैं? यहां कर देता हूं। चलो, तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? तो मान लो किसी बच्चे ने जवाब दिया 3 से जस्ट बड़ा नंबर, सर क्या आंसर है? 4। गलत है। तुम्हें लग रहा है 3 से जस्ट बड़ा नंबर 4 है, तो फिर यहाँ पे कोई होशियार आएगा, बोलेगा नहीं सर, 3 के जस्ट बाद आता है 3.1। क्या सही बोल रहे हो भाई? 3 के बाद ये 4 थोड़ी आ जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 3.1। लेकिन जब से मैंने इंटीजर पढ़ा है तब से मुझे ऐसा लग रहा है, काम जरा सोचो जरा ध्यान से भैया, 3.1 बड़ा है या फिर 3.01 बड़ा है? जरा सोचना, 3 के ज्यादा करीब क्या है? ये तो धोखा हो रहा है सर। देखो, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, पॉइंट बताते काम को 0 लगा दो। अब देखो, ये 10 है और ये 1 है, ज्यादा करीब क्या है सर? ये वाला ज्यादा करीब है, मतलब 3 के पास 3.01 आएगा। बात तो सही है। अब अगर मैं काम करता हूं, तुम्हें लगा 3.01 आएगा, तो मैं 3.001 कर दिया मैंने, 3 डिजिट हो गए, तो यहाँ पे 1 0 और लगा दो, यहाँ पे 1 0 और लगा दो। अब जरा ध्यान से देखो क्या करीब होगा, 3.001 या फिर 3.10 या फिर 3.100? 3.010 सर, करीब तो ये वाला होगा, सबसे ज्यादा करीब। 3 के जस्ट बाद तो ये आना चाहिए। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है तो फिर एक काम करेंगे अपन, 1 1 1 0 और बढ़ा देंगे और फिर लगा देंगे 1। तो फिर से अगर तुम देखो, तुम्हें फिर धोखा होगा और फिर तुम्हें नजर आएगा सर ये वाला नंबर ज्यादा करीब है 3 के। मतलब ये कि संभाल लेना इस बार, अगर मैं 0 0 0 0 0 0 बेहोश मत होना, और 0 और 0 और 0 और 0 लगाऊं, और 0 पे 0 0 0 0 अपन लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए। कहां तक लगाएंगे सर? चांद तक लगा देते हैं। चलो एक काम करते हैं, चांद तक लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहां लगा, मैंने लिख दिया 1। तो क्या ये नंबर 3 के ज्यादा करीब होगा एज कंपेयर टू ऑल दिस नंबर? बिल्कुल होगा। तो क्या समझ में आया फंडा ये समझ में आना चाहिए तुम्हें कि सर किसी भी नंबर के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो बता पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम जो भी नंबर हो, तुम यहां तक लिख रहे हो, मैं अगली बार एक काम करूंगा, 1 0 और बढ़ा के लिखूंगा, तुम्हारी पूरे में पानी फिर गया, बताओ, खत्म हो गई। तो मुद्दे की बात यह है सर कि आप कभी भी, आप, मैं या फिर दुनिया में कोई भी इंसान कभी ये बात नहीं बता सकता कि 3 या 4 या फिर किसी भी नंबर के जस्ट बाद क्या आएगा। हाँ, उससे बड़ा बता सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद अगर बोल दिया जाए तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपने रैशनल नंबर पढ़ा। हाँ, वो इंटीजर में होता है कि 3 के जस्ट बाद 4 आ गया, क्योंकि इंटीजर का सेट अलग होता है। लेकिन जहां पर रैशनल नंबर जो 3 पॉइंट आना स्टार्ट हो जाए, तो 3 के जस्ट बाद क्या आएगा वो बता पाना पॉसिबल नहीं है, 3 के जस्ट पहले क्या आएगा वो बता पाना पॉसिबल है क्या? लग रहा है क्या तुम्हें? ट्राई करें, देखो तुम्हें लग रहा है 2.9, 3 से पहले क्या आएगा सर? 2.9 आएगा। अब जरा खुद सोचना, 2.9 अगर आएगा तो मैं 2.9 लिखूं या फिर 2.99 कर दूं? अब जरा सोचो ज्यादा करीब क्या, 2.90 या 99? ये ज्यादा करीब है, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने काम किया, 990 कर दिया, ठीक है। एक काम करो, 999 कर दिया मैंने, ठीक है। अब तुम यहां देखो, यहां पे तुम लगा दो 0 और फिर लगा दो 0। अब जरा देखो ध्यान से, क्या ज्यादा करीब है, 2.999 या फिर 990 या फिर 900? क्या करीब है? ज्यादा करीब आपको ये नजर आएगा। तो मतलब ये कि मैं एक एक 9 बढ़ाते रहूंगा और तुम जो है बस सोचते रह जाओगे हाँ सर ज्यादा करीब तो ये दिख रहा है सर, एकदम उसके पास में चिपक के बैठल है। तो बताओ क्या करें, क्या करें? क्या ये बात हम बता सकते हैं कि 2 3 से जस्ट पहले क्या आएगा? कभी नहीं बता सकते। मैं, तुम या दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट के बता ही नहीं सकता कि 3 4 5 6 या कोई भी नंबर के जस्ट बाद या जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा। ये चीज इम्पॉसिबल है। और अगर कोई तुम्हें ऐसा बता रहा है तो तुम्हें माहू बना रहा है, माहू तो ना तुम, मैंने माहू बन जाओगे तुम, ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ेंगे अपन, क्लियर है? तो क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे और अगला करेंगे अपन सवाल। आपको बोला है इसका मतलब ये सर कि 3 और 4 के बीच में तो बहुत से नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए आपको ये दिखाता है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। बात ध्यान रखना, 2 रैशनल नंबर के बीच में
इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर लो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अब देखो सर, अब गिनती बताओ सर क्या करें यहाँ पे। देखो यहाँ पे करना क्या, तुम्हें 6 रैशनल नंबर निकाले 3 और 4 के बीच में। काम करो, 3/1 है और ये क्या है 4/1 है। तो जब भी तुम्हें जितने नंबर निकालने बोले तुम उससे एक नंबर बढ़ा के, 6 है 7, तो मल्टीप्लाई कर दो 7/7 से दोनों तरफ, 7/7 से। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो नंबर है वो 3 7 जा 21/7 हो गया और ये हो जाएगा तुम्हारा 28/7। अब देखो तुम्हारा काम आसान दिख रहा है बीच में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फाइनली 26/7 एंड 27/7। तो ये आ गए तुम्हारे 6 पेटी पैक नंबर। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ आ गया क्या? और आगे बढ़े अपन अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल है फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो 3/5 और यहाँ पे नंबर तुम्हारा 4/5, 5 नंबर निकालने, कितने 5। तो 5 नंबर निकालने के लिए तो मैंने कहा एक नंबर बढ़ा दो, 6 कर दो। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से और 6 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 और ये कितना हो गया 4 6 जा 24, डिवाइड बाय कितना आ गया 30। अब 18 से लेकर 24 के बीच में कितने नंबर आएंगे देख लो जरा। तो आएगा सर 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। और सबके अपॉन में क्या आ जाएगा 30, 30, 30, 30 एंड 30। कितने नंबर हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ गए। तो यही है, आप लिखे एंड में कि हेंस these are the रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ये ऐसा प्रॉपर लिखोगे तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी लिखो, ये जो हैंस वाली जो लाइन है ना, ये तुम्हें हर सवाल में लिखना चाहिए। सवाल में तुमसे जो पूछा गया ना, आंसर लिखाने के बाद लास्ट में मेंशन कर दो हैंस दिस आर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। डन सर, हो गया आपका खेल खत्म। अगला सवाल करो सर। अगले सवाल में है इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी देनी। देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने बताया था इरेशनल नंबर पहली बात कि जितने भी ऐसे तुम्हें ना इसमें अंडर रूट स्क्वायर रूट दिख जाए, अंडर रूट दिख जाए बेसिकली ना, √2 दिख जाए, √3 दिख जाए, √4 होगा क्या, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 जो है, √4 एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो √4 जो है बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब आया तो वो भी बाहर आ जाएगा। मतलब फिलहाल ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर आ जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा बेसिकली, इरेशनल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे √5 नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे √5 लिखना पड़ेगा। ये सारे नंबर जो है आपके कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर है, ध्यान रहेगा। अब अपने सिलेबस में इनके अलावा एक और नंबर आता है, उसे हम कहते हैं पाई। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये बात खास ध्यान रखना, ठीक है। सर इरेशनल नंबर और कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं तुम्हें बता दिया ना कुछ ऐसी चीजें, जैसे आपने वो देखा टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 3 और इसका पावर आ गया 7/11, इस टाइप के नंबर को इरेशनल कहते हैं। हमने 3 का पावर 1 पढ़ा है, 3 का पावर 2 पढ़ा है, 3 का पावर 3 पढ़ा है, 3 का पावर 0 भी पढ़ा है, 3 का पावर -1 भी पढ़ा है, लेकिन अगर ऐसे फ्रैक्शन में नंबर आना स्टार्ट हो गया पावर्स में, तो ये नंबर जो है इरेशनल हो जाता है, खास ध्यान रखना, ठीक है। सर ये नंबर क्या होगा 2 - √3, सर इसे क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्यों सर, ये इरेशनल है। क्यों इरेशनल है मैं बताता हूं। देखो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि भैया जी ध्यान से लिखेगा, सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान, कहां भुलाई है, देखो रे, इधर देखो रे फगुनिया। तो सर आपने जैसा बताया था हमारा ध्यान यहीं पे है, और चलो आज देखते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि अगर दुनिया में किसी भी रैशनल नंबर में अगर तुम किसी इरेशनल नंबर को जोड़ दो, रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को घटा दो, ठीक है, रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को तुम डिवाइड कर दो, ध्यान सुनना, तुम्हारा इन सभी केसेस में जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। हमेशा क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई सर। लेकिन सर एक काम करते हैं, एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया 0, ठीक है, रैशनल नंबर क्या लिया मैंने 0, और इरेशनल नंबर ले लिया मैंने √2। लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 में कोई भी लफड़ा मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है, 0। याद रखना, 0 इंटू एनी लफड़ा, 0 इंटू एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो सर आंसर हमेशा 0 आएगा।
तो यहाँ पे तो सर ये रूल फॉलो हुआ ही नहीं जो आप बताए थे। देखो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई करने पे आंसर इरेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 एक रैशनल नंबर है, तो गलत साबित हो गया। बात समझ में आई क्या? लेकिन ये गलत साबित कब हुआ? जब रैशनल नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसे डिवाइड भी करता तो 0 डिवाइड बाय रूट 2 भी आपका आंसर 0 आ जाता। तो यहां से खास बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यहां पे सिर्फ इन दो केसेस के अंदर, ये जो दो केसेस हैं, इन दोनों ही केसेस में है ना, नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जो रैशनल नंबर होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए, तभी जाके तुम्हारे ये सब नियम जो है, नियम कानून काम करेंगे। नॉन जीरो रैशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर है क्या? चलो तो क्लियर है तो अपन लिख लो, छाप लो और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कि अगर किसी भी रैशनल भाई इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जीरो में जोड़ो घटाओ सब चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि सर 5 माइनस रूट 23 अब प्लस रूट 23, बताओ सर ये क्या होगा? ये इरेशनल नंबर है कि रैशनल है? तो बच्चे बोलेंगे सर ये इरेशनल नंबर है, लेकिन समझदार लोगों को नजर आएगा, समझदार लोगों को नजर आएगा कि सर ये माइनस रूट 23 और प्लस रूट 23 तो कट जाएगा, तो बचा केवल 5 बचा, और अगर सिर्फ 5 है मतलब ये नंबर जो है रैशनल हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें दे दिया अंडर रूट में 8 + 1 दे दिया, बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है? अब बच्चे इसे इरेशनल अगर तुम्हें लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि 8 में 1 जोड़ने पे हो जाएगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 तो 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा तुम्हारा 3। इट मींस की हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास? रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। सर ये रूट 2 नंबर लाइन पे रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? याद है बचपन वाला कंसेप्ट? देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके लिए लेना है एक नंबर लाइन, स्टेप्स वगैरह तुम्हें लिखने पड़ेंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे हम कहीं पे ले रहे हैं, ये हो गया 0, डन। इससे यहाँ पे हमने आगे यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट इतना ही लाइन लंबाई की हमने एक लाइन बनाई ऊपर की तरफ, ठीक, और इसको हमने कह दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, डन। 1 सेंटीमीटर कह दिया हमने। इससे होना क्या है? देखो इससे होना क्या है, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ। थ्योरम क्या सर? थ्योरम ये है पाइथागोरस थ्योरम। सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना, काम आएगा। 7th में भी पढ़ा होगा आपने, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी काम आएगा, 10th में आएगा, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा, समझे? तो सर कैसे आएगा, क्या होता है, जरा फिर से बता दो, रिवाइज करा दो, क्योंकि हमें सब याद तो है नहीं। अब तुम्हें आता तो है, लेकिन क्या मेरा फर्ज है ना मैं तुम्हें याद दिलाऊं तुम्हें क्या क्या आता है, ठीक है, तुम बस भूल गए हो। तो ये रहा आपका ए, इसे कह देते हैं बी, इसे कह देते हैं सी, इस पार्ट को हम कहते हैं बेस। सर एक काम करो, अलग पेन से लिखो सर, कंफ्यूज आ जाएंगे हम। ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं सर इसको? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ई का होता है सर, इसे कहते हैं अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, डन। ये आपका एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुने, पाइथागोरस चचा का थ्योरम क्या था? तो जो चचा थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया था कि हाइपोटेनियस जो है, पहली बात तो ध्यान सुनना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस जो टेढ़ी वाली लाइन होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी मतलब इससे और इससे बड़ा होता है। क्लियर? ठीक है सर, समझ गया। तो इसका मतलब ये कि आपको अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक रिलेशन याद रखो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमेशा होगा। अगर तुम्हें ये बात ध्यान है, तुम्हें 12th तक कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। ट्रायंगल्स वाले केस में तुम्हें ये बात हमेशा आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, डन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? अरे यार अब इसका क्या करें? चलो आज ऐसा कुछ करते हैं, कुछ जुगाड़ बिठाते हैं इसका। ये हो गया, इसको जो है थोड़ा ऐसे कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे नीचे कर देते हैं, और इसको जो है शिफ्ट कर देते हैं, लो, डन। ये पार्ट हो गया तुम्हारा, इसको यहां लगा दिया मैंने, लो। तो ये पार्ट ध्यान रखें, ये हो गया तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर सर? ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे तुम्हें काम आएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा। सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना के इन्हें से ज्वाइंट कर देता हूं। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मुझे दिख रहा है कि सर ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये मान लीजिए इसे हमने ए कह दिया, इसको हम ओ कह देते हैं, ओरिजिन, ठीक है, 0 भी है ये, और ओ ए इसको हमने बी कह दिया। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कैसे सर?
तो ये अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, तो बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम्हें? इसे लिख देना। अब इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगेन अपने वही लेवल पे आ जाएंगे अपन, है ना। OA की लंबाई हमें नहीं मालूम है तो लिख देंगे अपन यहाँ पे OA स्क्वायर, OB की लेंथ कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB की लेंथ भी है 1, सो OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 + 1। इस हिसाब से सर OA इज इक्वल टू आ जाएगा √1 + 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब सर ये तेरी OA की जो लेंथ है वो √2 आ गई, √2 आ गई क्या? OA की लेंथ आ गई सर √2। अब सर √2 तो यहाँ आ गया, लेकिन नंबर लाइन तो ये है सर, इसके बाद यहाँ पे कहीं 2 आ रहा होगा, देखो यहाँ पे कहीं 2 आएगा, आगे कहीं 3 आएगा, ठीक है। इधर हम मान के चलें इधर कहीं -1 आ रहा है, सर नंबर लाइन पे चाहिए तो आप ऐसे उठा के बता रहे हो सर, ये थोड़ी चलेगा। तो एक काम करो यार, ऐसे उठा हुआ इसको झुका दो, ऐसे गिरा दो इसको, ये जैसे ही गिरेगा धड़ाम करके आ गया, तुम्हारा काम खत्म। और गिराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउंडर का, गिराने वाली मशीन, ठीक है। कौन सी गिराने वाली मशीन? तो गिराने वाली आपकी मशीन होती है राउंडर। मतलब ये कि अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे राउंडर का एक पॉइंट रखना है और पेंसिल को ऐसे एक्सपेंड करके यहां तक लेके आना, और फिर इसको ऐसे, है ना, ये लेंथ का आपको ऐसे नीचे गिरा देना है। ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वो पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा √2। तो ये तुम्हारा तरीका हो गया, ये हो गया तुम्हारा तरीका √2 को रिप्रेजेंट करने का। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अब एग्जैक्ट यही तरीका अपन दोबारा इस्तेमाल करेंगे, देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। √3 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, क्या करोगे सर, कैसे करोगे? देखो बड़ा आसान तरीका है, मैं फिर से वही स्टेप दोहराने वाला हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने एक लाइन ली, डन। अब इस लाइन पे हम लेंगे, यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाई, ये हो गया आपका O, इसे हमने कह दिया A कह देते हैं इसे, ठीक है। OA, इसे यहाँ पे 1 कह दो यार, सब छोड़ो, सब छोड़ो यहाँ पे, ये हो गया 1, यहाँ पे कह दिया हमने 2, इधर कितने आ जाएगा, तब -1 आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू कर लो, अब देखो तुम क्या करना है। तो सर हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर पे, अरे आजा, ये तो नाराज हो गया, अरे 9 महीने बाद आएगा क्या? आ गया, चलो। तो ये हमने एक लाइन बना दी, डन। बस ये है कि लाइन गलत जगह बना दिया, लाइन यहाँ होनी चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बातें? अब क्या करोगे सर, देखो अब इसको तुम ऐसे ज्वाइन कर दो, ये लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो। अब अगर ध्यान पूर्वक अगर समझने की कोशिश की जाए तो तुम्हें हौले हौले एहसास होगा कि सर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। सर अगर 1 सेंटीमीटर करूंगा तो सर ये तो √2 हो जाएगा, पुराने वाले की तरह। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये आपका A है, ये आपका OB है, और ये आपका OA, इसको B कह लो। एक काम करो, इसको B कह लो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, ये हो गया O, इसे कह दिया A, इसे कह दिया हमने B। तो सर अगर पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूं तो इन ट्रायंगल, पूरा स्टेप सेम टू सेम अगर मैं रखूं तो इन ट्रायंगल OAB, है ना, OA का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। और रीजन क्या लिखेंगे अपन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख लेना पूरा पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। अब यहाँ पे OA का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें मालूम पड़ा सर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो √2 आ गया। मतलब ये आ गया तुम्हारे पास √2 सेंटीमीटर। सर लेकिन हमें तो √3 चाहिए था, कैसे निकालोगे? देखो ये बात सोचे कैसे, ये बात कैसे सोचा जाए कि सर एक काम करते हैं, थोड़ी तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लगी नहीं रहा, ठंड का मौसम है। चलो शुरू करें, देखो ध्यान से। √3 कैसे सोचे सर कि नंबर क्या आएगा? देखो सोचने का तरीका बड़ा आसान है। तुम्हें यहाँ पे कितना चाहिए, √3 चाहिए ना। कौन से दो नंबर को जोड़ने पे 3 आ जाएगा? क्या रास्ता है तुम्हारे पास? 1 और 2, 1 और 2 ही है ना, माइनस में नंबर तुम ले नहीं सकते, तो 1 और 2। तो भाई कौन से नंबर का स्क्वायर 1 होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं, मतलब √2 का। √2 का अगर मैं स्क्वायर को याद है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि सर एक साइड तो √2 लेना ही पड़ेगा। अब क्योंकि √2 मैं माप तो सकता हूं नहीं, तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं पहले √2 की लंबाई बनाऊं और फिर उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लाइन बनाऊं और तब जाके √3 बनेगा। इसका मतलब ये कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो यहां से हमने बनाया एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन। अब ये जो आपकी 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है, अब यहां ध्यान से देखते रहना, तुम्हें चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस 1 सेंटीमीटर की लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं इससे, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन को अगर मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, किससे करें अपन? ऐसे 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 ऐसे, नहीं ये ज्यादा सही रहेगा। चलो ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बना, ये आपका फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर बनाया हमने। तो ये OAB तो हो रखा, इसको C कह देते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत है, फिर से अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC। लेकिन इस बार हाइपोटेनस क्या है? इस बार हाइपोटेनस तुम्हारा OC, ये लेंथ तो 1 सेंटीमीटर का था ही। तो इन ट्रायंगल OAC,
ओसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, ओए का स्क्वायर प्लस 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 एसी का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? ओसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, वो तो मैं निकालना है, तो सो ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए आ गया आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा सर, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और प्लस आ गया 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब ओसी इज इक्वल टू आ गया √3। वो भाई साहब देखो आ गया सर, आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, √3 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब इसको वापस जैसे हमने इसको किया था, क्या किया था, इसको हमने गिरा दिया था, इसको गिरा दो, ये पहले से गिरा हुआ है, थोड़ा और गिरा दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे उठाएंगे एक लाइन जो कुछ ऐसे गुजरेगी। अब ये लाइन सर कौन सा करेंगे, व्हाइट कलर की लाइन ले लेते हैं। अब इस लाइन को हम यहाँ पे राउंडर से यहाँ पे पॉइंट रखा, एक्सटेंड किया, यहाँ तक लेके गए, और फिर उसके बाद अपन ऐसे गिराते जाएंगे, इसको गिराते जाएंगे, और ये समथिंग कुछ यहाँ आके गिरेगा। याद है √2 को जब गिराओगे तो ये कुछ इधर आके गिरेगा, तो ये √2 यहाँ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा √3। ये तरीका होगा गिराने का। क्लियर है मेरी बात है, √2 √3 ऐसे करेंगे। सर एक सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल तुम्हारे होमवर्क में देके जा रहा हूं, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। दिस इज ए होमवर्क सवाल। क्या कहते हैं इसको, इसे अपन कहेंगे होमवर्क क्वेश्चन। सर बड़ा गंदा राइटिंग है आपका, छी, चलो सर सही कर देते हैं। होमवर्क 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 सवाल, होमवर्क सवाल कर लेना बेटा, तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क सवाल सर करेंगे कैसे, एक आइडिया दो। आप जरा सोचना ही है कि सर कौन से दो नंबर को जोड़ने में 5 आएगा, तो 4 और 1, बड़ा आसान था। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे यहाँ पे देखो हिंट दे रहा हूँ, ऐसे कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं कर देना 0, यहाँ पे आप ले लेना 1, यहाँ पे ले लेना 2, और ऊपर ले लेना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या होगा सर, एक साइड 2 लेना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 और 1 चाहिए मुझे, इधर मैंने 2 ले लिया और ऊपर तरफ मैंने 1 ले लिया। देखो क्या होगा, तो ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, 4, और ये 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 करेंगे तो आपका मिल जाएगा ये वाला आंसर √5। और फिर इसको से गिरा देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे √5 गिर जाएगा नीचे से। समझे मेरी बात, √5 ऐसे नीचे गिर जाएगा, ये हो गया तुम्हारा √5, यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद। समझे, क्लियर, पूरा क्लियर है क्या, इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है मेरी बात, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको 2 में 0, ये 1, ये 2 था, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। या फिर एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है सर, तरीका नंबर 2 बता दो। तरीका नंबर 2 ये हो सकता है कि आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लें, लेकिन ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर ले लें, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। देखो ध्यान से, आपको तो 1 और 2 चाहिए ना, आगे 1 और 2। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 अगेन आ गया ये आइटम √5, और फिर से √5 को यहाँ पे से गिरा देना, यहाँ पे कहीं आके गिर जाएगा ये, यहाँ पे कहीं आके गिर जाएगा ये, जिसको गिराओगे तो ये कुछ ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, और ये कुछ यहाँ आके गिर जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आपका 2 आएगा और 2 के जस्ट बाद आके गिरेगा ये। समझे मेरी बात, ये 2 तरीके हैं। तुम यहाँ पे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, ये आपके लिए हिंट है, हिंट, ये हिंदी नहीं है, हिंट है। सर आपकी कर्सू बड़ी खराब है, कर्सू खराब नहीं है, ला मैं तुम्हें दिखाता हूं, दिखाऊं, ये हो गया आपका हिंट। खराब तो अब भी है खराब तो अब भी आ रही है। ठीक है, हिंट कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, अगला फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। अगला टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुने। आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, सही बात है, p/q हो गया। और आपने पढ़ा सर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, साथ साथ कुछ और बातें भी ध्यान रखना, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि q जो है वो नेगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर नेगेटिव हो जाए तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे ये क्या है, 0 अगर हो गया तो वैलिड है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कह देंगे, नॉट डिफाइंड। लेकिन नेगेटिव भी नहीं रखती, ये एक बात है ना, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, बट ये नहीं रखा जाता। याद है, जब भी 4 में माइनस आई है तब माइनस साइन को हम ऊपर कर देते हैं, यही लॉजिक होता है। फिर आपको ये भी जानना है कि ये जो q होता है, q शुड बी रैशनल नंबर, q शुड बी रैशनल। तो सर अगर ये इरेशनल हो गया तो क्या करेंगे, इरेशनल हो गया तो उसको रैशनलाइज करके रैशनल बना देंगे। सर ये क्या बोल दिया आपने, मतलब ये जो रैशनलाइजेशन हमने पढ़ा था, जो टीचर ने पढ़ाया था, उसको क्यों यूज करते हैं, नंबर को रैशनल बनाने के लिए। हाँ, जो आपने पढ़ा था ना कि 1 में √2, तो √2 में तुम √2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते थे, है ना, रैशनलाइज करते थे। तो रैशनलाइज प्रोसेस करने से नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल हो जाता है, इसीलिए उसको रैशनलाइज बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई, बड़ा आसान टर्म था यार। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें भी तुम ध्यान रखना, ठीक है, ये चीजों का खास ध्यान रखें। अब आज जरा सवाल करते हैं।
अब देखो आपका जो पी बाई सवाल करने से पहले कुछ और बता दूं मैं, जो पी बाई क्यू आपका जो फ्रैक्शन होगा जैसे आप डिवाइड करोगे ना तो आपको दो ही नतीजे मिलेंगे, या तो वो कट जाएगा, वो कटेगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। और एक तो दूसरा तरीका हो सकता है कि या तो सर वो ना कटे, तो ना कटे तो हम क्या कहेंगे सर? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन सर ऐसा कब होगा जब वो टर्मिनेट होगा ही नहीं? तो भैया देखो ना कटने का एक ही तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है सर? वो बार बार रिपीट करे, उसे हम रिपीटिंग कहेंगे, रिपीटिंग। समझे? एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेकरिंग। क्या इस्तेमाल करते हैं? और लिख लो यहां पर रेकरिंग। क्या होता है सर? RECURING। रेकरिंग की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, मैनेज कर लेना, ठीक है? रेकरिंग आ जाएगा। ये क्लियर मेरी बात है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और या फिर रेकरिंग भी कह, रिपीटिंग या रेकरिंग आप कह सकते हो, दोनों ही बातें आपके लिए सही है। अब सर आगे देखते हैं। सर ऐसा कभी हो सकता है कि नंबर कटे बिना, रिपीट बिना? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर ऐसा नंबर होगा तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि दुनिया में मैं कोई भी ऐसा नंबर ढूंढ लूं जो 5/7 से कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और उसको डिवाइड करूं, वो कटे बिना, रिपीट बिना, कर ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे नंबर कभी इस फॉर्म में होंगे ही नहीं। बात समझ आएगी नहीं? तो अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कंफर्म है या तो वो कटेगा या तो वो नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो वो रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर ऑल? चलो सवाल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जब सवाल करके देखा तो हमें नजर आया सर एक काम करो, 10/3 को जब तुम डिवाइड करोगे तो 10 को 3 से डिवाइड किया हमने तो 3 3 9 आया, यहाँ पे आ गया 1, फिर पॉइंट लगाते ही हमें 0 मिल गया, फिर हमने 3 3 9 किया, फिर यहाँ पे आ गया 1, फिर हमने एक बार पॉइंट लगा दिया, फिर 0 हमारा है। 0 जितनी बार चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन एक बार में एक ही इस्तेमाल, ज्यादा लालच नहीं। तो फिर हो गया 3 3 9, फिर आ गया यहाँ पे 1 0, फिर आ गया 3 3 9, फिर आ गया यहाँ पे 1 0। अब ऐसा चलते रहेगा ये, तो मतलब 3 3 3 3 3। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब ये कि सर हमें मालूम पड़ा कि 10/3 का मतलब क्या हुआ? 3.33333 बार बार। तो कोई भी चीज जब बार बार आती है तो उसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्यों बार लगाया मैंने? क्योंकि बार बार आ रहा था ना। अरे तुम लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हो। कोई भी नंबर अगर बार बार आए तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा दो, समझे? ताकि तुम्हें बार बार लिखना ना पड़ती। ये आ गया 10/3 की वैल्यू। 7/8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, 7/8 को, तो यहाँ पे पहले तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट क्यों लगाया सर? तो पॉइंट नहीं लगाओगे तो देखो 8 1 8 हो जाएगा, और 7 तो छोटा नंबर है, तो पॉइंट लगाने से 0 मिल जाएगा मुझे। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ पे अपन करेंगे 8 8 64, तो आ गया यहाँ पे 64, बच गया कितना? 6 और 0। 8 7 56, कितना बच गया? 4 और 0। 8 5 40, देखो ये कट गया, कट गया, पूरा 0 आ गया। मतलब ये कि अगर मैं 7/8 को डिवाइड करता हूं तो मेरा जो आंसर आया वो आया 0.875। अब देखो फर्क मालूम पड़ेगा, क्या ये कट रहा है क्या नहीं कट रहा है? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कट रहा, और रिपीटिंग, बार बार सेम सेम नंबर आ रहा है। लेकिन ये कट गया, एक पॉइंट पे आके तो 0 हो गया, कट गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। मेरी बातों को ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, इसे अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर मेरी बात? ये हो गया इनका तरीका। सर 1/7 का क्या हुआ? वो तो आपने बताया है नहीं। 1/7 का क्या होगा? देखो 1/7 में जब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ कर दो क्या मैं? तो 1/7, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 1, डिवाइड कर दिया मैंने 7 से। ध्यान से देखते रहना। तो 0 बाद पहले पॉइंट लगाऊंगा, 10 हो जाएगा। 7 1 7 किया मैंने, यहाँ पे आ गया 3, फिर 0 कर दिया, फिर 7 4 आ जाएगा यहाँ पे 28, आ गया यहाँ पे 2 0। तो 7 2 14 कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 0। फिर 7 8 कितना आ जाएगा सर? 56 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया 4 0। फिर मैंने कर दिया 7 7 49, ठीक है? कितना आ जाए? 7 7 ये, एक मिनट 4 0 है ना, तो 7 5 करना होगा, हमने यहाँ पे गलत कर दिया। 7 5 तो 7 5 कितना आ जाएगा सर? 35। 40 में 30 गया, कितना आ जाएगा? 5। ये आ गया यहाँ पे 5, फिर 0 आ जाएगा, तो 7 7 49, कितना आ गया यहाँ पे? 1, फिर आ गया 0, देखो वापस से 10 आ जाएगा। मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर सेम टू सेम रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई हो। यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, यहीं पे इसको समझ लेना, एडजस्ट कर लेना। डन? समझ आ गया? तो ये हो गया अपना डेसिमल एक्सपेंशन। यहां से तुम्हें दो बातें समझ में आएगी, या तो
जो आपका रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यही दो चीजें होती है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। अब जरा एक सवाल करके देखते हैं, सर जरा बताओ कि 3.142 इस पॉइंट में नंबर है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में जनरेट करके, पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, दो फ्लोर पे लिख के दिखाओ। तो सर क्या करना है इसके लिए, आप एक काम कीजिए 3.14267 इस नंबर को जब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना हो तो सीधे आप पॉइंट हटा दो, 3142678 और नीचे उतने जीरो लगा दो जितने पॉइंट का नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर थे सर, तो 6 जीरो लगाओ, लेकिन आगे 1 लगाना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर आंसर। मतलब ये तरीका काम करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई भी नंबर, मान लो आपने 3.75 है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करेंगे 375 और नीचे देखो पॉइंट बाद 1 2, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, ये आ गया। 600 एंड जान लो 0.618 दे रखा है, कैसे करेंगे सर, पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो तो लिखूंगा नहीं मैं, क्या आ जाएगा 6 1 8, पॉइंट बाद कितने नंबर थे 1 2 3, तो 3 ठो जीरो लगा दो गिनती से, आ गया तुम्हारा आंसर 618/1000। क्लियर है मेरी बात, तो ये हो गया तुम्हारा तरीका। ये ध्यान रखना, ये तरीका काम आएगा, ये हालांकि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, ठीक है, इस चैप्टर में इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, हाँ लेकिन आगे लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएगी। यूजफुल ये है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आएगा भी ये, ध्यान से देखना। तरीका शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहला तरीका, आप मान लीजिए आपको बोला कि 0.3 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करके दिखाओ क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, स्टेप ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, पहला स्टेप, ठीक है। अब देखो अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है, बार अगर एक नंबर पे है तो एक जीरो लगाओ मतलब 10, अगर बार के नीचे दो नंबर आ रहे हैं तो 2 जीरो मतलब 100, और बार के नीचे अगर 3 नंबर आएंगे तो 3 जीरो, 1 2 3 1000 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही बार के नीचे एक ही नंबर है तो मतलब 1 जीरो से मल्टीप्लाई करूं 10x कर दूंगा, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.3 बार। नहीं आया, नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, जैसे 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 0.3 और 3 और 3 और सो ऑन। अब अगर मैं इस पूरे नंबर में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इंटू 10 कर दिया मैंने, इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर होता ये कि पॉइंट एक डिजिट उड़ के यहां गिर जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3.33333, फिर 333, फिर 333 और 333। अगर लॉजिकली सोचना, ये 3 की पूरी आर्मी है, इनफाइनाइट नंबर है, खत्म ही नहीं हो रहा कभी, उसमें से अगर एक नंबर जो इस साइड आ जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये अभी भी इनफाइनाइट ही गिना जाएगा, अभी भी तुम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको ऊपर अभी भी 3 बार ही बोलेंगे। तो 3 पॉइंट और बाकी 3 कंटिन्यू, इसलिए हमने कह दिया 3.3 बार। ऐसा कब हुआ, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। सर अब क्या करोगे, अब हमें करना ये है कि अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, डन। 1 को 2 से घटा दो, मतलब 10x इज इक्वल टू 3.3 बार में से x इज इक्वल टू 0.3 बार घटा दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो 10x माइनस x कितना आ जाएगा 9x, और यहाँ पे 3.3 बार, देखो ये 3 बार 0 कट गया, 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, यानी x इज इक्वल टू 3/9, यानी x इज इक्वल टू इसे कट पुट क्या जाएगा आपका 1/3। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये तरीका काम आएगा, समझे। शॉर्टकट से लास्ट में बताऊंगा, और आगे बढ़े, जैसे यहाँ पे हम और आगे बढ़े, ठीक है। शो दैट 1.272727 ये कैसे होगा, तो तरीका वही सेम, फिर से क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार, ठीक है, इसको हमने x मान लिया। अब यहां बार के नीचे दो नंबर है, मतलब दो जीरो, मतलब 100 एग्जैक्टली, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट 2 बार जंप करेगा, एक बार आएगा तो 2 के बीच में, फिर एक और बार कूदेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 127। अब ध्यान रहे, बार का मतलब क्या होगा, 27 की पूरी फौज है, पूरी आर्मी है, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है। अगर एक 27 इधर आ भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 27 बार जो है कंटिन्यू ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2। सो आप क्या करेंगे सर, अगेन वही, नाउ सब्ट्रैक्ट, ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से घटा दो, जैसे तुम 1 को 2 से घटाओगे तो 100x इज इक्वल टू 127.27 बार, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.27 बार। सर ये 1 को यहीं क्यों लिखा,
क्योंकि ध्यान रहे जहां पे पॉइंट लग गया उसी पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट आना चाहिए, उस पॉइंट के इधर आपका नंबर आएंगे, ध्यान रखना ये पॉइंट सेम लाइन पे आएगा। क्लियर मेरी बात? तुम इस 1 को यहां मत लिख देना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब जब आप माइनस करोगे तो 100 में से 1x कुछ नहीं तो 1 मान लो, 100 माइनस 1 से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 99x, और 27 बार कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, 127 माइनस 1 127 माइनस 1 कितना आ गया 126। सो फाइनली x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 99। दिस इज द आंसर भाई मेरे, दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब सर इसको कैसे कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक वगैरह होता है क्या? ट्रिक होता है, मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक और सवाल करते हैं 2.3 बार, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के इस पे आगे बढ़ते हैं। सर ये सवाल भी कैसे करोगे, ये तो बड़ा आसान लग रहा है सर। तो एक काम करो, फिर से अपन वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है, मान लिया मैंने। उसके बाद अगले स्टेप में सर क्या करेंगे 10x, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है बार के नीचे, तो 1 0 10, तो 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बीच में स्टेप लिखना, मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x कितना आ जाएगा आपका 9x, और 6 बार कट जाएगा, 6 माइनस 0 आ गया 6, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 6/9, काट दो, 3 2 जा 3 3 2 अपॉन में 3, तुम्हारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसी प्रकार के सवाल आने हैं। चलो एक सवाल तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला सवाल तुम्हारा होमवर्क रहेगा 0.01 बार। ये सवाल तुम्हारा होमवर्क सवाल है, इसे कहते हैं अपन होमवर्क सवाल। क्या कहते हैं सर? होमवर्क सवाल। लिख लें, लिख लो, ये होमवर्क सवाल, समझे? आंसर कमेंट करके जरूर बताना अगर तुमने यहां तक अटेंड किया है तो, ठीक? क्योंकि अगर तुम यहां तक टिक गए ना मेरे भाई, इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, क्योंकि लोगों ने तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद स्किप कर दिया होगा, इतना लंबा वीडियो इतना पढ़ा दिया सर ने एक बार में। तो वही बता रहा हूँ, अगर तुम यहाँ तक टिक गए ना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अचीवमेंट होनी चाहिए ना कि तुम यहाँ तक टिक गए, तुम ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, है ना? क्योंकि लोग तो क्या स्टार्टिंग में ही छोड़ दे, क्विट कर देते हैं। अब देखो सर इसमें आगे क्या, आगे तो अपना टॉपिक अगला है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसके ट्रिक समझते हैं। देखिए सर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जितने डिजिट पे बार है, जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो आपको एक बार 9 लिख देना है, ठीक है, एक बार 9 लिख देना है। और टोटल नंबर कितना है आपका 03, टोटल नंबर इज 03। तो अब 03 पे से ये 03 आपका टोटल नंबर है, आपको वो नंबर माइनस करना जो पॉइंट के इस साइड है, इसमें बार नहीं है, ठीक है, ये नंबर माइनस करो। तो 03 माइनस 0 करूंगा तो कितना आ जाएगा, मतलब 3 में से 0 माइनस करो कितना आ जाएगा 3, तो 3/9 आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करोगे 1/3 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ध्यान रखना, एक लाइन में आंसर आएगा। क्या कहते हैं सर इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक, समझे क्या? इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट आगे बढ़े, जैसे ये वाला सवाल देखो, ये आपका यहाँ पे कितने नंबर जो है रिपीट कर रहे हैं सर, बार के नीचे 2 नंबर है तो 2 बार 9 लगा दो, समझे? फिर यहां ध्यान से देखना, टोटल नंबर क्या है 127, इसमें से माइनस करेंगे अपन 1 को तो कितना आ जाएगा 126। देखो ये आंसर है, सुना आयला जादू, ये जादू है, ठीक है, समझ आएगा? 126/99, 126/99, क्लियर? आंसर आ गया सर। और आगे बताओ, ये वाला तो छोड़ा था हमने सर, इसमें ट्राई करेंगे आगे वाले में। देखो ये भी कर सकते हैं अपन, कौन सा? ये वाला देखो, बार के नीचे सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो एक बार 9 आ जाएगा, और टोटल नंबर क्या है 06 में से 0 माइनस कितना आ जाएगा 6, तो 6/9 तुम्हारा आंसर। देखो आगे 6/9 काटोगे 2/3 भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से सर ई वाला सवाल का जवाब क्या होगा? देखो यहाँ पे बार के नीचे कितने नंबर, यहाँ पे बार के नीचे कितने नंबर है सर? बार के नीचे सर 3 नंबर है, मतलब 3 बार 9 आ जाएगा, और ऊपर में नंबर क्या है 0 0 0 0 1, तो केवल 1 माना जाएगा। 1 में से माइनस क्या करना है 0, तो 1 में से अगर तुम 0 माइनस करोगे तुम्हारा आंसर तो 1 ही आ जाएगा, यानी 1/999 इसका आंसर है। लेकिन तुम्हें शॉर्टकट का इस्तेमाल बिना शॉर्टकट का इस्तेमाल किए तुम्हें जो पूरा सॉल्यूशन इसका लिखना, क्योंकि एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लगा सकते, एमसीक्यू में लगा दोगे चल जाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन करना है 2 मार्क्स से पूरा लिखना तो पड़ेगा ना, तो सीख लो, समझे क्या? चलो अब करते हैं ये वाला सवाल। इस सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे? देखो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, इसमें आपको बस स्टेप बाय स्टेप करना होगा। सबसे पहले आपको मानना तो वही है, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। अब सबसे पहले तुम्हें 2 बार स्वीकार करना है। पहले बार में तुम इस जो भी पॉइंट के बाद ऐसा नंबर जो बार पे नहीं है, जिसको इस साइड लेके आ जाओ, तुम इस पे बार नहीं है, पहले इसको इधर लेके आ जाओ। यहाँ पे एक ही नंबर है जिसको इधर लाना है, तो तुम 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। अब वापस स्वीकार करने निकलो, जब इस बार तुम निकलोगे, तुम देखो बार के नीचे कितने नंबर है 2 नंबर है, तो 2 0 मतलब 100। अब तुम 100 से मल्टीप्लाई इसमें करो, ये पहले से 10 है
100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000x इज इक्वल टू 235, क्योंकि 2 जीरो और लगाया ना मैंने, तो जो 2 जीरो से ये पॉइंट 2 बार जंप करेगा तो 35, और 35 पे तो पूरी आर्मी है, तो ये 35 बार लगा दिया मैंने। इससे हम कहते हैं इक्वेशन 1, इससे हमने कहते हैं इक्वेशन 2। डन। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे लिखेंगे और क्या क्या सर, पहले अंग्रेजी में नाउ तो लिखिए। देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करें सर, सब्ट्रैक्ट 1 किसमें से करें सर, फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 घटा दो। मतलब ये कि 1000x में से 1000x इक्वल टू 235.35 बार माइनस कर देना है आपको 10x को, जो कि हो जाएगा आपका कितना आएगा 2.35 बार। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको चीजों में फर्क नजर आएगा। 35 बार देखो कट जाएगा, क्योंकि ये नंबर सेम है ना, ये तो माइनस हो गया पूरा खत्म। 235 में से 235 माइनस 2 आपका आंसर जाएगा 233 इज इक्वल टू 1000 में से 10 गया 990x, यानी x इज इक्वल टू 233 डिवाइड बाई 990। क्या मेरी बात क्लियर है, सभी को समझ आ गई? डन। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल सर करके दिखाते हैं। देखो जैसा 0.47 बार होता है, इसमें क्या करते हैं, तो कोई नहीं सर मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47 और इस पे आगे बार। सबसे पहले शिकार कर निकलूंगा, जो ऐसे को पकड़ूंगा जिसपे बार नहीं है, इस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, छत्र छाया, इसको इधर लेके आ जाओ। एक नंबर के लिए 1 0 मतलब 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 10x इज इक्वल टू मिल जाएगा 4.7 बार। सर ये 0 कहां का, 0.4 लेने का मतलब नहीं, 0.4 तो 4 ही होता है, इसलिए 4 लिख दिया मैंने। अब अगली बार फिर शिकार करने निकला मैं, एक ही बार में दोनों मत करना, लालच बुरी वाला, आंसर गलत आ जाएगा। एक बार में, पहली बार में उस नंबर को उठाओ जो बार के बाहर है, और दूसरी बार में उसको उठाओ जो बार के अंदर है। तो बार के बाहर 1 नंबर था, इसलिए 1 0 मतलब 10। अब बार के अंदर जो भी एक ही नंबर है, मतलब एक ही 0 और लगा दो, 1 0 मतलब ये पहले से 10 है, 1 0 और लगा दो कितना हो जाएगा 100। तो 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 47.7 बार। ये हो गया तुम्हारा पहलो, और ये हो गया तुम्हारा दूसरो, तुम्हारो नहीं तुम्हारो, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें गुजराती बोलना सिखा दिया, मतलब अगर मैं गुजराती बोल के तुम्हें पढ़ा दूं, तुम गुजराती भूल जाओगे। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये तुम्हें मिलेगा 100x इज इक्वल टू 47.7 बार में से माइनस करेंगे सर 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। माइनस करते ही तुम्हें ये ख्याल आएगा कि सर रुक जाओ सर, इसे तो मैं काटूंगा सर, ये कट गया, 47 माइनस 4 आ गया सर 43, और 100 में से 10 गया सर आ गया आंसर 90x। इसका मतलब सर x इज इक्वल टू आ गया 43 डिवाइड बाई 90। शॉर्टकट जानना है, शॉर्टकट जानना है क्या? देखो शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। अरे भाई तुम ये मेथड देखने थोड़ी आए हो, तुम शॉर्टकट देखने ही आए हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले जितने डिजिट पे बार है, बार के नीचे 1 नंबर है, एक बार 9 लगा दो, सबसे पहला काम। और ऐसा नंबर जो पॉइंट के इस साइड है लेकिन उसमें बार नहीं है, याद है पॉइंट के इधर था लेकिन इसमें बार नहीं है, ऐसे नंबर के लिए 0 लगाओ। ऐसा कितना नंबर, एक ही नंबर है ना 4, जिसपे 0, इसके लिए 1 0 लगा दिया। अब टोटल नंबर में से जिस नंबर पे बार नहीं उसको माइनस करो, क्या है 4, तो 4 को माइनस कर दो, तो 47, पूरा नंबर 47 था, 47 माइनस 4 कर दिया, आंसर आ गया 43/90। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ और तरीका दिखाऊं, जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन होता कि क्वेश्चन होता तुम्हारे पास 2.53 और इसमें बार होता, क्या करते 2.53, एक काम करो 2.53 छोड़ दो, 531 कह दिया मैंने यहाँ पे, 531 कह दिया। अब बार सिर्फ इसके ऊपर है, तो अब क्या करेंगे सर, बार सिर्फ इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, देखो 2 नंबर पे बार है, 2 बार 9 आ जाएगा, एक नंबर ऐसा जिसमें बार नहीं है तो उसके लिए एक बार 0 आ जाएगा, और फिर ऊपर ये पूरा नंबर क्या है 2531, तो 2531 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जिस नंबर में बार नहीं यानी 25, तो 25 माइनस कर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2506 अपॉन में 990, चेक कर लेना, यही तुम्हारा आंसर आएगा। डन, ये तरीका इस्तेमाल करना है। मतलब कहीं तुम्हें दिया हुआ कि सर 0.63 बार क्या आंसर आएगा, तो एक नंबर पे बार है मतलब एक बार 9, एक नंबर पे बार नहीं है मतलब एक बार 0, और टोटल नंबर 63 में से 6 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 57। तो दिस इज द आंसर। ऐसे करना है तुम्हें सॉल्यूशन। क्लियर हो गया मेरी बात है? ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट, ये तुम यहाँ पे भी इस्तेमाल करके देख सकते हो, है ना। दिख रहा है बार कितने पे, 2 नंबर पे बार है मतलब 2 बार 9 आ जाएगा सर 9 9, एक नंबर पे बार नहीं है मतलब आ जाएगा 0। टोटल नंबर 235 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 233। दिस इज द आंसर, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। कहां है सर, ये रहा आपका आंसर,
डायरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ रहे हो क्या? और आगे बढ़ते हैं सर, ये वाला सवाल भी हो गया, ये वाला सवाल भी हो गया, ये वाला सवाल भी हो गया, और आगे बढ़े तो सर देखो आप आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, सर इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर बड़ी कमाल चीज आपको बताऊंगा। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सुना है क्या? तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। ध्यान रखना क्या मतलब हुआ सर इसका। लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जो रूट टू वाली फैमिली से है, आप जब आपको जोड़ने और घटाने के लिए कैन बी एडेड, अच्छा स्लैश सब्ट्रैक्टेड भी लिख लो ना, एडेड सब्ट्रैक्टेड। अच्छा पहले लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास नंबर है √2, 5√2, ठीक है, 6√2, है ना, यहाँ पे आंसर आ गया तुम्हारे पास 18√2, ठीक है, 19√2, तो ये केवल √2 आ गया है ना, √2, 3√2 कह लो। ये सारे नंबर सबके पीछे √2 है, तो इन्हें कहेंगे लाइक टर्म्स। अब मान लो इसके अंदर कुछ ऐसा तुम्हें देखने मिल जाए कि 2 बाहर आ जाए, √5 आ गया है ना, यहाँ पे 3√5 आ गया, ठीक है, 7√5 आ गया, 18√5 आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारे 19√5 आ गया। तो क्या ये नंबर्स, ये दो नंबर, क्या इन्हें हम लाइक टर्म्स कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों लाइक टर्म नहीं है सर? क्योंकि दोनों के बाद जो रूट में जो नंबर वो सेम नहीं है, रूट वाला नंबर सेम होना चाहिए। इसका मतलब सर रूट वाला नंबर अगर सेम होगा तभी जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल तभी जोड़ पाओगे। ना समझ में आया तो तुम इसको थोड़ी देर के लिए वेरिएबल मान लो कि ये एक्स है, अंडर रूट वाले नंबर तुम्हारे वेरिएबल जैसे ही हैं। मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो ये लिखा हुआ है एक्स और ये लिखा हुआ है 2 इंटू वाई, एक्स प्लस 2 वाई। क्या तुम इसको जोड़ सकते हो क्या? कभी इसको जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसको भी हम नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर दोनों सेम होता, मान लो ये √2 ये भी √2 होता, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अब देखो एक्स प्लस 2x तुम्हारा फटाक आंसर जाएगा सर 3x। ये लॉजिक काम करता है, समझे मेरी बात? तो लाइक टर्म्स को इसीलिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये जो नंबर्स हैं ये आपस में लाइक टर्म्स नहीं हैं, लेकिन ये सारे देखो ये सारे लाइक टर्म्स हैं, ये भी जो सारे के सारे हैं ये भी क्या है? लाइक टर्म्स है। लेकिन ये आपस में कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स है। ये होता है आपका लाइक टर्म्स। मतलब जब भी आपको दो नंबर को जोड़ना हो तो बहुत जरूरी है कि वो लाइक टर्म्स हो। सर मल्टीप्लाई में भी ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं होता। मल्टीप्लाई का सिंपल लॉजिक है, मान लो 3√2 है, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5√7 से, तो ध्यान रहे बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, मतलब 3 5 15 और √2 इंटू √7 कितना जाएगा? √14। दिस इज द आंसर। ये लॉजिक काम करेगा। क्या डिवाइड में ऐसा होता है? सर डिवाइड में भी सेम ऐसा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2√3 है और डिवाइड में दे रखा है तुम्हें 3√18, तो कैसे करेंगे सर? बाहर वाला नंबर बाहर से कट रहेगा, अंदर वाला नंबर अंदर से कटेगा, बस इतना ही। लेकिन सर 2 से 3 कटेगा, छोड़ दो कोई बात नहीं। √3 से कट जाएगा 18, दिख रहा है 3 6 18, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा? 2/3। यह रूट वाला तो कट गया, नीचे का बचा √6 बचेगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस प्रकार से चीजें काम करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आज ट्राई करेगा। देखो जैसे हमारे पास सवाल क्या, तुम्हें जोड़ना है, किसको जोड़ना है सर? इसको जोड़ना है। तो मुझे पास 2√2 में जोड़ना है 5√3 को, ठीक है, एंड ये भी जोड़ना है, ये नंबर 1 है ये नंबर 1 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो मेरे पास √2 है, तो √2 को मैं इससे जो नहीं जोड़ सकता, √2 को मुझे यहां जोड़ना पड़ेगा। मैं √2 को यहां लेके आ गया, माइनस 3√3, तो ये √3 के नीचे आ जाएगा, तो 3√3। अब इनको जोड़ के दिखाओ। जब आप इसे जोड़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर अब तो काम। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मान लो यहाँ पे 1, तो 2√2 प्लस 1√2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3√2। और 5 में से -3 करो, 5 - 3 कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट में आ जाएगा 3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर मेरी बात? जैसे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना हुआ, जैसे हमने मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे सर? बताया था लॉजिक, याद है? बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, तो 6 3 18 और 5 इंटू √5, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? √25 और अंडर √25 तो सर 5 का स्क्वायर है, यानी 18 5 कितना होगा सर? 90, तो मेरा आंसर 90 आ जाएगा। ये लॉजिक ध्यान रखना। जब भी दो अंडर रूट वाले नंबर सेम टू सेम, मतलब √a में अगर √a मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर जो है a आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अलग अलग मान्यता होती है, तुम्हें समझो अंडर रूट इंटू √a क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर रहे तो बाहर आके a हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि √a का स्क्वायर है, तो लोग ये भी कह देते हैं मानने के लिए ना कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर a आ जाएगा। ये भी तरीका, अपनी अपनी मान्यता तुम्हें जैसे समझ में आ जाए, ठीक है। और सवाल करें, जैसे मान लो मुझे डिवाइड करना है, बस लेक्चर खत्म होने वाला सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। डिवाइड करना, डिवाइड कैसे करोगे सर? डिवाइड करने के लिए क्या करो, देखो डिवाइड करना है 8 अंडर रूट 15 डिवाइड कर देंगे 2 अंडर रूट 3 से, 2 1 जा 2 4 जा खत्म, और √3 से 3 1 जा 3 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा √5, तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 4 अंडर रूट 5। सो दिस इज द आंसर। इतने आसान आसान टर्म्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 34 स्लाइड्स है, इसमें से
34 हम 23 पे, मतलब ऑलमोस्ट 11 स्लाइड्स है हमारे पास, 11 स्लाइड्स हैं जिसमें हम बहुत फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये वाला सवाल कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनानी है, फिर क्या करना है सर, फिर कोई बात नहीं, तुम्हें एक और लाइन बनानी है, बना दो। यहाँ पे हमने एक और लाइन बना दी कुछ ऐसे, फिर हमने एक और लाइन बना दी कुछ इस प्रकार से। डन, सारा लाइन हमने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करूंगा। कौन कौन से फॉर्मूले, आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ जो आपको लाइफ में इसमें याद रखने पड़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में है ना, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। सर कौन कौन से फॉर्मूले हैं लिखवा दीजिए। देखिए फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला आपको जो फॉर्मूला आपके लाइफ में काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर में फिर आगे भी काम आएगा, वो फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है a स्क्वायर, ठीक है, क्या है सर फॉर्मूला, अगर तुम्हें कभी भी कोई दो नंबर जोड़ा जाए और सेम वही दो नंबर घटाया जाए तो उसका जो आंसर आता है वो होता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये आंसर ध्यान रखना, क्लियर है मेरी बात, ये आंसर तुम्हें याद रखना है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। लेकिन कब, जब दोनों नंबर सेम हो, एक बार जोड़ा जाए एक बार घटाया जाए। देखो कैसे ट्राई करते हैं सर। लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चन है तो नया ही है, इससे कैसे करेंगे। देखो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, सिंपल लॉजिक है, इसकी सेटिंग इसके साथ, फिर इसकी सेटिंग इसके साथ, मतलब इसकी सेटिंग दोनों से होनी चाहिए, समझे। तो 5 इंटू 2 करूंगा सर 10 आ जाएगा, 5 इंटू √5 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 5/5 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब क्या बचा, अभी √7 बाकी है, फिर अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें √7 की सेटिंग करानी है 2 के साथ, फिर √7 सेटिंग कराओगे तुम √5 के साथ, ये भी ध्यान रखना। जब √7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2√7, और जब √7 √5 से मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा √35, क्योंकि अंडर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इनको जोड़ दो, लेकिन जब मैं इनको जोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे नजर क्या आया कि सर यहाँ पे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7, मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर है सारे अलग अलग है, मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं है, और लाइक टर्म्स नहीं मतलब तुम इसको जोड़ नहीं सकते, समझे मेरी बात। चलो यहाँ पे मामला सेट हो गया। इसको देखो अपन, दिख रहा है ये a प्लस बी a माइनस बी, मतलब पहले वाले का स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी सर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर 25 होगा और √5 का स्क्वायर केवल 5 हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 तुम्हारा आंसर जो है 20 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। डन। अब यहां पे जब आप बढ़ोगे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, कुछ दो नंबर जोड़ा फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो दो नंबर जोड़ के उसका स्क्वायर किया। क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है पहले नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 9। सर यहाँ पे भी आपको ये सेम लाइन चिपकानी पड़ेगी। कौन सी लाइन सर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। देखो ध्यान से, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये मैंने यहाँ पे भी चिपका दी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, तो मैं यूज करूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब पहले 3 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 9 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू पहला नंबर इंटू b मतलब दूसरा नंबर यानी √7, प्लस क्या करना है b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर तो केवल 7 आ जाएगा, यानी 9 में 7 ऐड किया कितना आ जाएगा, एक मिनट फिर से देखना, क्या किया मैंने, 9 में 7 ऐड किया कितना आ जाएगा सर 16 प्लस 2 3 जा 6 और 6 इंटू √7 कितना आ जाएगा 6√7। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई मेरी बात, समझे क्या। एंड लास्ट में अगेन अगर तुम देखो तो तुम अगेन ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हो सर आप, देखो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ये पूरा आ जाएगा फिर से। डन। इसको हम यहां से उठाएंगे और यहां लाके चिपका देंगे, सेम आइडेंटिटी वापस इस्तेमाल हो रही है। और अगर तुम देख पाओ तो इस बार क्या करेंगे, हमें यूज करना है √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। क्यों हुआ सर ऐसा, क्योंकि देखो फिर से दो नंबर को माइनस किया गया, दो नंबर को जोड़ा गया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, तो 11 माइनस 7 आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4। रस्ते कमाल सस्ते में निपटा दिया अपन ने, बड़े आसानी से निपटा दिया। और आगे बढ़ते हैं और करते हैं सवाल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां से शुरू होता है रैशनलाइजेशन, आखिरी टॉपिक होगा इसके बाद से। हाँ एक्सपोनेंट्स वाला बाकी है। सर रैशनलाइज कैसे करें, देखो हम ऑलमोस्ट बहुत करीब आ गए, 24 ऑलमोस्ट बहुत करीब आ गए। रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखो भैया रैशनलाइज करने का बड़ा आसान तरीका होता है। जब भी आपको किसी नंबर को रैशनलाइज करना है तो जो भी उसके अपॉन में नंबर है ना, इरेशनल नंबर, उसको तुम उससे मल्टीप्लाई, उससे तुम डिवाइड कर दो, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1 कितना आ गया, √2, और नीचे √2 इंटू √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर जो कि होता है 2। तो ये देखो रैशनलाइज करने से क्या हुआ कि नीचे जो नंबर इरेशनल था वो रैशनल हो गया। फर्क समझ में आया क्या? यही तरीका होगा। जैसे एक और सवाल करते हैं, हमारे पास सवाल ये है कि 1/2 प्लस √3, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 प्लस √3 लिया, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई है ना क्या करें, अब इसको कैसे रैशनलाइज करें, सर यहाँ पे तो दो नंबर आ गए, पहले एक था। तो ऐसे केस में आपको अंडर रूट के बाहर जो नंबर उसको चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, 2 माइनस √3 कर दो, और इसको भी कर दो 2 माइनस √3। क्या जरूरी है सर कि केवल रूट के पहले वाला नंबर ही चेंज करें? मैं ये वाला चेंज नहीं, ये भी चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसे रखना है कि एक a प्लस बी और एक a माइनस बी का फॉर्म बन जाए, बस इतना ही ध्यान रखना। तो ऐसा करते ही मेरे पास क्या मिलेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया आपके पास फाइनली 2 माइनस √3। ये हो गया पहला स्टेप, ये अपन पहुंच गए दूसरे स्टेप, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, कौन सा याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रैशनलाइजेशन में यही फॉर्मूला काम आता है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब सर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, मतलब 2 माइनस √3, और सर अपॉन में तो 1 आएगा, और अपॉन में 1 तो हम लगाते ही नहीं है, मतलब ये कि इस नंबर को रैशनलाइज करने पे ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सर ये दोनों नंबर सेम है क्या? एग्जैक्टली ये दोनों नंबर सेम है, अलग अलग नहीं है, बस इनका रूप अलग हो गया, ये दिख अलग अलग रहा है, क्योंकि आपने जो ये हरकत करी ना इससे मल्टीप्लाई कर सकते, देखो इससे फर्क थोड़ी कुछ पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, इसको तो मैं काट दूं कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई उस नंबर से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो मैंने कोई बदलाव किया ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने बस उसका रूप बदल दिया, कुछ ऐसा नजर आने लग गया। मतलब ये कि 1/2 प्लस √3 और ये नंबर ये दोनों दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ये बस इस तरीके से लिखा हुआ है, और रैशनलाइज करने के बाद ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों नंबर अलग अलग नहीं होते, दोनों नंबर सेम होते हैं। समझ गए मेरी बात? अगला सवाल करते हैं। तो हमारे पास रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, नंबर क्या है 5, और 5 के अपॉन में क्या आ रहा है, 5 के अपॉन में आ रहा है √3 और माइनस आ रहा है √5। कैसे करोगे? तो एक काम कीजिए, √3 है ना प्लस √5 कर दीजिए। मैंने कहा था ना साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, √3 प्लस √5। जैसे जैसे मैं करूंगा तो ये 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सर √3 माइनस √5, सॉरी प्लस है ना, प्लस कर दो, डन। और नीचे वाली हरकतें पे ध्यान देना, ये आपका सेकंड स्टेप। नीचे क्या होगा देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इससे क्या होगा सर, इससे देखो क्या होने वाला है, 5 तो यहीं रह गया, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस √5। अच्छा, नीचे क्या बच रहा है, √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5, तो 3 माइनस 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा -2। इसको सिंप्लीफाई करके अपन कैसे लिखेंगे, माइनस का मैंने कहा था नीचे नंबर कभी नेगेटिव रखते नहीं, अपन इसको ऊपर भेज देंगे, तो -5/2 नंबर को साइड में कर दिया, और इंटू में क्या बच रहा है यहाँ पे √3 प्लस √5। मतलब ये कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर सेम टू सेम है, बस अलग अलग रूप में लिखा गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। हुआ क्या कि पहले अंडर रूट में ये ना, ये देखो नीचे वाला नंबर पहले इरेशनल था, रैशनलाइज करने के बाद देखो नीचे वाला नंबर जो है रैशनल हो गया, 2 बन गया नीचे वाला नंबर। यही तो फायदा है, यही तो जादू है गणित में, समझे? अगला स्लाइड, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का आखिरी सवाल, सर कैसे करोगे सर? तो क्या करना है इसको रैशनलाइज करने के लिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, ठीक है, 1/7 प्लस 3√2 कैसे करेंगे अपन? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 1 में 7 प्लस 3√2, इसको प्लस है तो माइनस कर दो, यानी 7 माइनस 3√2, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 7 माइनस 3√2। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ चेंजेस में। तो 1 से मल्टीप्लाई करें जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 माइनस 3√2, एंड नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18, तो नीचे आ गया 18। मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन में 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया आपका 3, तो अपॉन में 31। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर है ये आपका। और आगे बढ़े क्या, लॉज एंड एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होना चाहिए, यहाँ पे ना चेंजेस कर लेना, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होना चाहिए। अब तो ये हो गई गलती सर, कैसे करोगे इसको? ठीक, इसको काट पीट के यहाँ पे ना, ठीक है सर, इसको कैसे करें सर, एक काम करो, ये लो कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऑफ लिख लेना। क्या लिख लेना यहाँ पे, ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, डन। लॉ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
यहां पे मैं लिख देता हूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। डन। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है, देखो आपको सारे लॉज लिखा देता हूं। सबसे पहला लॉ आपको ये होता है कि अगर दो नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर है जिनका पावर सेम है, पावर अलग अलग है, नंबर सेम है, उनको डिवाइड कर रहे हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा a का पावर m माइनस n। इसमें जो है m बड़ा होना चाहिए n से, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है सर? तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो उसका जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखना। चौथा रूल आपको ये कहता है कि अगर नंबर सेम है, नंबर अलग, सॉरी पावर सेम है इस बार, तो क्या करेंगे अपन दोनों ही नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर कर देंगे इसका, ठीक है। ये बात अगर ना समझ में, जरा इसको ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं लिखा हुआ है 10 का पावर 3, तो मैं अगर 10 को 2 इंटू 5 कर दूं और पावर 3 कर दूं और ब्रैकेट खोल दूं, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब उल्टा देखो, नंबर अलग अलग है, पावर सेम है, क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, पावर एक में लगा दिया, होल अपन पावर कर दिया, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके 10 का पावर 3, ये प्रोसीजर हो जाएगा। समझ गए? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अपन और आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर, और क्या रूल होते हैं? अगला रूल आप इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जो है नेगेटिव हो जाए, तो उसका आंसर जो है 1 अपॉन हो जाएगा और वो नंबर जो है पॉजिटिव हो जाएगा पावर, ये खास ध्यान रखें। छठा प्लस प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। क्यों हो जाती है? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 क्यों होता है, पता है? ठीक है, ध्यान सुनना, मैं क्या बता रहा हूं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। लेकिन क्यों आती है, ध्यान से देखिए कैसे 1 आती है सर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी नंबर a का पावर 5 और डिवाइड बाई कर दिया मैंने a के पावर 5 से, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर नंबर सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर, आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 1। अब लॉजिकली सोचो, अगर डिवीजन वाला रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूं ये, तो पावर के ऊपर से माइनस हो जाना चाहिए था, क्या हो जाएगा? a का पावर 5 माइनस 5, और आंसर कितना आ रहा है? 1। यानी a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ। ये होता है उसका प्रूफ। इस तरीके से किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर 1 आता है, हमेशा 1 आएगा। समझे क्या? चलो मेरी बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। सर और होते हैं क्या? चलो और देखते हैं। इसमें आज मैं आपको एक नया रूल सिखाऊंगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, है ना। आपको 9th क्लास में वो रूल सीखना होता है। सब देखो और आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या है सर? अगला 7th रूल, भैया अगर नंबर 1 है तो 1 का पावर तुम कुछ भी कर दो ना, एनीथिंग, एनी नंबर, है ना, 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, आपका आंसर जो हमेशा जो है 1 आएगा, ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर का पावर -1 का पावर अगर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा हो जाएगा +1। 9th प्रॉपर्टी, अगर किसी भी -1 का ना, -1 का पावर जो है अगर ऑड नंबर हो जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा -1 ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर का पावर, किसी भी नंबर का जो पावर है वो 1/m है, पावर अगर फ्रैक्शन में है तो उसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रूट में mth रूट ऑफ a। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, यही प्रॉपर्टी आपके काम आएगी और इस 9th क्लास के अंदर आपको यही प्रॉपर्टी आपका बेस है, ठीक है। चलो तो आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं कराऊंगा और अपन इसमें ना nth रूट से अपन अवेयर होता है। सर ये nth रूट क्या होता है, जरा ध्यान समझे। मतलब ये कि सर अगर किसी भी इसको अपन एलाबोरेट करते हैं। सर अगर किसी नंबर का पावर 1/2 होता है तो हम क्या ऐसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं और स्क्वायर रूट बहुत कॉमन होता है। कॉमन होता है समझो कि इसको हम कॉमन मान के चलते हैं और 2 यहाँ पे लिखते नहीं है अपन, कि अगर कुछ ना लिखा हो तो मान लो कि ये 2 लिखा हुआ, लेकिन उसके अलावा जैसे मान लो कि 1/3 कर दिया तो ये होता है आपका क्यूब रूट, समझे। अगर इसका पावर कर दिया जाए 1/4 तो ये हो जाएगा आपका 4th रूट। क्लियर है मेरी बात? अगर यहाँ पे मैं कर दूं यहाँ पे कि किसी नंबर का पावर 1/7 कर दिया तो ये हो गया आपका 7th रूट। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने किसी नंबर का पावर 1/n कर दिया तो ये हो गया तुम्हारा nth रूट। तो सर इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अगर मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, तो अगर उसके अंदर 2 बार नंबर आ गया, 2 बार, तो बाहर वो 1 बार आएगा। लेकिन अगर क्यूब रूट है तो उसमें 3 बार अगर नंबर अंदर है तो बाहर जाकर वो 1 बार आएगा। अगर 4th रूट है, 4th रूट, तो अंदर 4 बार नंबर होगा तब जाके बाहर उसे हम 1 बार लिखेंगे। मेरी बात समझ? रीजन क्या है देखो ध्यान समझना। 4th रूट इसको मैं समझाता हूं। 4th रूट का मतलब क्या हुआ कि इसका पावर जो है 1/4 हो जाएगा, 1/4, और ये 4 बार है मतलब इसका पावर आ गया 4। पावर के ऊपर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी a का पावर जो है ये 4 × 1/4 हो जाएगा। अब देखो 4 कट के आंसर कितना आ गया? 1, मतलब a का पावर आ गया 1। यही लॉजिक है किसी भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करते हो, स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो
तो बाहर आपको वो एक नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं नंबर लूँ, मैंने यहाँ पे अंदर नंबर लिया √81, तो ध्यान समझे √81 का मतलब क्या होगा कि 81 का पावर जो है ये 1/2 आ गया, सही है। मतलब ये कि 81 जो है उसे हम 9 का स्क्वायर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे कह दिया 9 का स्क्वायर और इसका पावर आ गया कितना 1/2। मतलब ये कि 9 का पावर जो है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। देखो 2 से 2 कट गया, यानी 9 का पावर 1 और 9 का पावर 1 का मतलब हो गया 9। इसीलिए √81 जो है वो 9 होता है। बीच में इतने सारे स्टेप होते हैं जो हमें आज तक नहीं पता होते। पता है तो बहुत अच्छी बात है आपको, ठीक है, आप बहुत सी जनता से आगे हो, क्योंकि इन लोग मैक्सिमम लोगों को ये बातें नहीं पता होती। पता तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। चलो अब रूल समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये रूल्स आपने 8th में पहले पढ़े हुए हैं। तो अपन आगे डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या है सर हमारे पास, क्वेश्चंस में क्या है, तो पहला सर देखो नंबर सेम है, क्या करेंगे सर, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड कर लो, 3/2 में जोड़ दो आप 1/2 को, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/2, 4/2 कितना आ गया सर 2 आ जाएगा, यानी 2 का पावर 2 आ गया, समझे। ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप और ये फाइनल स्टेप में आपका आंसर आ गया 4। यहाँ पे क्या करेंगे सर, पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। सो द फाइनल आंसर विल बी 3 का पावर 4 1 जा 4, तो 4/5, दिस इज द आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, होल पावर है, मतलब पावर इसका भी और पावर इसका भी, मतलब ये की हो जाएगा 1 का पावर 7 अपॉन में 3 का पावर 3 और इसका भी पावर 7। तो 1 का पावर 7 तो 1 ही रहने वाला है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा तुम्हारा 3 × 7, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/3 का पावर 21। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। और आगे बढ़े, देखो और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे क्या नजर आया, 64 का पावर 1/2। अब ये कैसे करेंगे 64, तो आप समझो किसका, कौन से नंबर का स्क्वायर है ये, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दिख रहा है मुझे। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/5 यानी फिफ्थ रूट, 1/3 यानी क्यूब रूट, समझे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया 8 का स्क्वायर और पावर कर दिया मैंने 1/2। आप ध्यान से देखते जाना, पावर का पावर यानी 8 का पावर 2 है ना, इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया 8 का पावर 1 और 8 का पावर 1 यानी आपका आंसर आ गया यहाँ पे 8। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्या ये 2 का पावर 5 लिखा हुआ है, देखो 5 बार प्राइम फैक्टराइज करना और इंटू 1/5 भी लिखा हुआ है। सर मालूम कैसे पड़ेगा, आपको कैसे पता चल रहा है, जो भी नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में नीचे है वही नंबर इसके पावर में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि तभी तो ये कटेगा, वरना कट ही नहीं पाएगा। तो तुम्हें कोशिश यही करनी कि वही इसके पावर ताकि 5 से 5 कट जाए। यहाँ पे देखो 2 था तो मैंने यहाँ पे 2 लाया था, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 5 है तो मैं 5 से 5 5 कट जाए। यहाँ पे 3 है तो मैं अंदर किसी नंबर का पावर 3 करूंगा ताकि 3 और 3 कट जाए, समझे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी 2 का पावर 1, यानी आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे 125 का क्यूब करना है, यानी इसे मैं कह सकता हूँ 5 का क्यूब और पावर आ गया 1/3। इसका मतलब अगले स्टेप में ये नंबर जो है 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3, कट गया, आंसर आ गया तुम्हारे पास कितना 5 का पावर 1, यानी आंसर आ गया तुम्हारे पास 5। चलो कुछ लाइनें बना देते हैं, एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है, ये लाइन यहाँ बना देता ताकि मैं पार्टीशन समझ में आ जाए, और एक लाइन यहाँ बना देते हैं, ठीक, ऐसी एक लाइन मैं तुम्हें यहाँ बना के देता हूँ और ऐसी एक लाइन तुम्हें यहाँ बना के देता हूँ, ठीक। अब देखो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। सर कैसे होगा, देखो पावर 9/2 है ना, तो काम करो इसको 3 का स्क्वायर कर लो, अब पावर कितना है 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 3 का पावर जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, देखो 2 से 2 कट गया, 3 का पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आंसर आ गया तुम्हारे पास 27 स्टेप्स आ गए, ये आपके सामने, ये है आपके स्टेप सामने, डन। 32 का पावर 2/5 मैंने अभी देखा था, 32 मतलब 2 का पावर 5, जैसे हमने कह दिया 2 का पावर 5 और इंटू में कर दिया 2 का पावर 2/5, तो 2 इंटू 5, 2 का पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कटा, 2 का पावर 2 आ गया, और 2 के पावर 2 को अपन अंग्रेजी में जो है 4 कहते हैं, है ना, 2 का पावर 2 इंटू 2 4 आ गया। नेक्स्ट क्या है 16 का पावर 3/4, 16 यानी कितना हो जाएगा सर, इसे हम कहते हैं 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है यहाँ पे पावर 4 लाना था कि 4 4 कट जाए, तो मैंने इसे 2 का पावर 4 कर दिया और पावर आ गया होल पावर 3/4, यानी 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कट गया, यानी 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 यानी 2 को करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, डन। सारे के सारे आंसर आपको इस तरीके से करना है। ये आपका ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट होने आ गई। अपन नेक्स्ट पहुंचते हैं 31 पे।
क्या है सर ये वाला सवाल, अच्छा ये वाला सवाल मैंने 2 बार कर दिया क्या? ये 2-2 बार है सर, 2-2 बार है, ये वाला पेज कैंसिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा मिसलेनियस, रिप्रेजेंट रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, कैसे करो? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, ठीक। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। सर वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? तो आप मान लीजिए, ठीक है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, तो यहां से वो जो लाइन है समथिंग हमने यहां तक खींची, तो इसे हम कह देते हैं ये इसकी लेंथ है x, इसको 0 कह दिया, यहाँ पे कह दिया हमने x आ गया, क्लियर। और फिर आपको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ना, तो ये हो जाएगा आपका x + 1, 1 सेंटीमीटर अपन और आगे बढ़ गए। अब उसके बाद आपका अगला क्या काम क्या है कि आप इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, तो आप क्या करो, वहां से आप इसको सेमी सर्कल बनाना है। आपको क्या बनाना है? सेमी सर्कल। तो जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। ये क्या बना दिया अपन ने? सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद ये तो आपका मिड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मिड पॉइंट। सेमी सर्कल बनाने के बाद, ठीक है, आपको अगला काम क्या करना है, आप इस एक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन आपको ऐसे खींचना है, डन। फिर इस परपेंडिकुलर लाइन को आप इस तरीके से गिरा दीजिए, ये जहां पे कट करेगा वो आपका वही नंबर होगा जो इस एक्स के अंदर है। मतलब अगर अंडर रूट में 3.5 है तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। ये स्टेप याद रखना। हाँ, हालांकि इसके ऊपर कंप्लीट पूरा प्रोसीजर होता है ना, पूरा ये स्टेप बाय स्टेप समझा जाता है कि सर ये कैसे होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यहाँ पे पूरी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी उतना ज्यादा अपने को डिटेल में समझना नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय तो है, तो ध्यान रखें। फिलहाल जो स्टेप बताऊं आपको स्टेप याद रखने, एनसीईआरटी में गिवन है ना। अगर रिक्वायरमेंट होगी कमेंट करना, प्रूफ इसका डाल दूंगा मैं अलग से। क्लियर है मेरी बात? ये स्टेप आपको फॉलो करना। अब आज उसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्या तरीका होगा? सबसे पहला काम कि ऐसे मैंने एक लाइन बना दी, यहाँ पे मैंने इसको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई। यहाँ पे मान लो कि ये 9.3 अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से लेके, ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी लेंथ ही अपन 9.3 कर देते हैं। मान लीजिए कि 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इसमें मैंने 1 सेंटीमीटर और ऐड किया, 1 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना दूंगा। और अगले स्टेप में इसको तो अपन और आगे स्टैंड कर ही दो, इसको अपन ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना, एकदम परपेंडिकुलर। और फिर यहाँ पे राउंडर रखना, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसको जो है ऐसे ऐसे गिरा देना ऐसे यहाँ पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट करेगा आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 9.3। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ये लेंथ हो जाएगी आपकी रूट 9.3। ये आपके स्टेप्स होंगे, इसी तरीके से आपको लिखना है। और इसी के साथ में आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। मतलब ये कि टोटल ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1.5 घंटे हो जाना चाहिए, 1.5 घंटे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज समझ में आई है, ठीक है। और जैसे जैसे आपको चीज समझ में आती जाती है, मुझे कमेंट के थ्रू आपको बता देता कि मैं इसके आगे वाले लेक्चर आपके लेके आता हूँ। डन सर? तो चलिए इसी के साथ में अपन आज यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।